विस्तार पूर्वक अच्छे से हम लोग इस क्लास में एक ही वीडियो में सारा चैप्टर समाप्त करने वाले हैं। उद्योगों के माध्यम से जो व्यवसायी हैं, अगर कोई उत्पादन यानी निर्माण कार्य कर रहे हैं तो वो भी व्यवसाय कहा जाएगा। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रखना है कि व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है, क्योंकि इसमें अर्थ यानी धन इन्वॉल्व होता है। अगर आपको डॉक्टर के पेशे में जाना है तो आपके पास मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रूव्ड डिग्री होनी चाहिए। जोखिम हर प्रकार के व्यवसाय में ज्यादा या कम पाया ही पाया जाता है। ये तीनों के तीनों फोटो देख के आप ये समझ सकते हैं कि प्राकृतिक कारण जो है वो व्यवसाय के नियंत्रण के बाहर होते हैं। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपकी अपनी सौम्या मैम। आज कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है। सोचो जरा, क्लास 11th के मेरे प्यारे से बच्चों, आज मैं आपके लिए भी बहुत सारी समस्याओं का सलूशन लेकर के आई हूँ। हम क्लास 11th में वन शॉट वीडियो के माध्यम से पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। और हाँ बच्चों, ये भी ध्यान रखना कि इस चैप्टर में ऐसा नहीं होगा कि एक वीडियो में सारा पढ़ाएंगे तो बहुत शॉर्ट में पढ़ाएंगे या बहुत कम में सारी चीज़ें बता देंगे। नहीं, विस्तार पूर्वक अच्छे से हम लोग इस क्लास में एक ही वीडियो में सारा चैप्टर समाप्त करने वाले हैं। तो है ना ये अच्छी सी बात। तो चलिए, व्यवसाय अध्ययन हम लोग पढ़ रहे हैं, बिजनेस स्टडी, और बिजनेस स्टडी में आज जो चैप्टर हम लोग वन शॉट वीडियो में पढ़ेंगे वो होगा पहला चैप्टर। ठीक है, तो जल्दी से जान लेते हैं कि चैप्टर क्या है भाई। चैप्टर का नाम है व्यवसाय, व्यापार और वाणिज्य, यानी बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। बेटा बहुत सारी बुक्स में, सीबीएसई में, एनसीईआरटी में इसी अध्याय का दूसरा नाम भी है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? व्यवसाय का प्रादुर्भाव। ठीक है, और इसके मूल तत्व। तो कंफ्यूज मत होइएगा, अगर कुछ बुक्स में ये नाम से ही पहला चैप्टर है तो उसमें जो सारी चीजें पढ़नी है वो बिल्कुल व्यवसाय, व्यापार और वाणिज्य की ही विषय वस्तु होगी। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इस पूरे चैप्टर में जो भी टॉपिक्स हैं हम सब आज कवर कर लेंगे। तो चलो ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि आज हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। बेटा आज हम पढ़ेंगे व्यवसाय एक परिचय, व्यावसायिक क्रियाओं का वर्गीकरण, यानी व्यावसायिक क्रियाएं जो होती हैं, यानी व्यवसाय के अंदर जो भी क्रियाएं, एक्टिविटीज की जाती हैं उन्हें कितने भागों में बांटा गया है, यानी उद्योग, वाणिज्य, उद्योगों के प्रकार, वाणिज्य कितने तरह का होता है, व्यापार और व्यापार की सहायक क्रियाएं, ये सारी चीजें हम लोग इसके में देखने वाले हैं। इसके बाद बेटा हम पढ़ेंगे व्यावसायिक जोखिम क्या होता है, बिजनेस रिस्क क्या होता है, इसकी प्रकृति कैसी है और ये क्यों होता है, यानी किन कारणों से व्यवसाय में जोखिम की उत्पत्ति होती है। इसके बाद जो लास्ट हमारा टॉपिक होगा इस चैप्टर का वो होगा व्यवसाय में लाभ की क्या भूमिका है। भाई व्यवसाय करते ही तो है ना लाभ कमाने के लिए, तो ये लाभ इतना जरूरी क्यों है हर प्रकार के व्यवसाय में, इसको भी हम लोग अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो ये था आपका कंटेंट जो आज के चैप्टर में पूरा का पूरा चैप्टर कवर करता है। तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि व्यवसाय क्या है, बिजनेस क्या है। अगर बड़े सिंपल से शब्दों में मैं बोलूं तो बिजनेस एक आर्थिक क्रिया है। व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। आर्थिक क्रिया क्या होती है? जिस क्रिया का उद्देश्य लाभ अर्जित करना, धन कमाना होता है, उस क्रिया को हम आर्थिक क्रिया कह सकते हैं। या जिस क्रिया में धन का समावेश होता है आय और व्यय के रूप में, उन सभी क्रियाओं को, उन सभी एक्टिविटीज को हम आर्थिक क्रिया कह सकते हैं। तो व्यवसाय क्यों किया जाता है? लाभ अर्जित करने के लिए, धन कमाने के लिए, आय अर्जित करने के लिए। तो व्यवसाय भी एक प्रकार की आर्थिक क्रिया है। ठीक है, इसके बाद आप ये देखिए कि व्यवसाय में होता क्या है। वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन, क्रय विक्रय, हस्तांतरण, विनिमय, यानी इसमें वस्तुएं और सेवाएं बेची और खरीदी जाती हैं, यानी व्यापार होता है। और भी क्या होता है? उत्पादन भी होता है। उद्योगों के माध्यम से जो व्यवसायी हैं, अगर कोई उत्पादन यानी निर्माण कार्य कर रहे हैं तो वो भी व्यवसाय कहा जाएगा।
तो व्यवसाय में उत्पादन या निर्माण एक ही है। व्यापार यानी वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय नियमित आधार पर किया जाता है। एक बार नहीं बेटा, अगर आप एक बार कोई वस्तु खरीद लेते हैं तो उसमें आपने ये नहीं कहेंगे कि आपने किसी से 10 रुपए में कोई वस्तु थी और आपने वो खरीदा और 12 रुपए में उसको बेच दिया एक बार करके, तो आपने कोई व्यवसाय नहीं किया। अगर आप बार बार निरंतर वही कार्य कर रहे हैं बेचने और खरीदने का, तो आप व्यवसाय कर रहे हैं। तो निरंतर आधार पर होता है और इसका मेन उद्देश्य, जो मुख्य उद्देश्य है, वो लाभ अर्जित करना होता है। व्यवसाय, जिस भी प्रकार की व्यावसायिक क्रियाएं की जाती हैं वो केवल और केवल लाभ को अर्जित करने के लिए की जाती हैं। तो बड़े सीधे से शब्दों में बिना घुमाए फिराए हम ये कह दे सकते हैं कि व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है जिसमें उत्पादन क्रय विक्रय वस्तुओं और सेवाओं का नियमित आधार पर किया जाता है और जिसका उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। साथ ही साथ इसमें जोखिम का तत्व निहित होता है, यानी लाभ की जो मात्रा है वो घट या बढ़ सकती है। क्यों भाई? क्योंकि ये लाभ जो है वो भविष्य में मिलेगा और भविष्य क्या है? अनिश्चित है। ठीक है, तो अनिश्चितताएं ही जोखिम की जननी होती हैं और लाभ ही व्यवसाय के लिए जोखिम वहन करने का पुरस्कार होता है। आगे यही सारे शब्द हम पढ़ने वाले हैं और बड़े आसान से शब्दों को समझने के बाद कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें लिखना होता है और लिखने के लिए जो विद्वान लोग हैं ना, उन्होंने बहुत सारी परिभाषाएं दी हुई हैं। तो व्यवसाय की परिभाषाओं को भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। देखो बेटा, व्यवसाय की परिभाषा की बात करें तो इसमें सबसे जो ज्यादा आता है, डॉक्टर WR स्प्रिंजल ने कहा है। इन्होंने क्या कहा है? वे समस्त क्रियाएं मतलब वे समस्त आर्थिक क्रियाएं जो वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन, प्रोडक्शन एवं विक्रय, सेल के लिए की जाती हैं, व्यवसाय कहलाती हैं। यानी वो सभी क्रियाएं जिसमें कहीं उत्पादन हो रहा है और विक्रय हो रहा है, क्रय और विक्रय हो रहा है, यानी व्यापार हो रहा है, उन सब को हम लोग क्या कह सकते हैं? व्यवसाय क्रियाएं कह सकते हैं। ऐसा कहना किसका था? डॉक्टर WR स्प्रिंजल ने ये कहा है। चलिए अब बात करते हैं LH हनी के द्वारा दी गई परिभाषा की। वह मानवीय क्रिया, अब यहां पर ह्यूमन एक्टिविटी वर्ड यूज हुआ है, वह मानवीय क्रिया व्यवसाय कहलाती है जिसके अंतर्गत वस्तुओं के क्रय विक्रय, ठीक है, द्वारा धन उत्पन्न या प्राप्त किया जाता है। यहां पर वस्तु को बेचने और खरीदने से संबंधित क्रिया के द्वारा अगर कोई धन की प्राप्ति हो रही है तो उसे व्यवसायिक क्रिया कहा गया है। ऐसा कहना है LH हनी का। ठीक है, तो बेटा आपको किसी एक डेफिनेशन को, बिल्कुल एक विद्वान द्वारा दी गई कोई एक परिभाषा को आपको अच्छे से याद कर लेना है व्यवसाय को लिखते समय। ठीक है, एक और डेफिनेशन देख लेते हैं। हार्ट ने कही है, व्यवसाय माल एवं सेवाओं का उत्पादन है। भाई व्यवसाय क्या है? बिजनेस क्या है? इसमें गुड्स और सेवाओं यानी सर्विसेज का उत्पादन शामिल होता है तथा इसके अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, यानी उन्हें बेचा और खरीदा जाता है, संगठित क्रिया द्वारा किया जाता है। बेटा कहने को तो सभी ने एक ही बात कही है, कहीं ना कहीं उत्पादन और वितरण यानी क्रय विक्रय से संबंधित बातें ही कही गई हैं। वस्तुओं और सेवाओं के लिए व्यापार यही है। तो व्यापार नहीं बल्कि व्यवसाय यही है। व्यापार तो एक पार्ट है व्यवसाय का। तो व्यवसाय क्या है भाई? व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन एवं वितरण, क्रय विक्रय किया जाता है, जिसका मेन उद्देश्य होता है लाभ अर्जित करना और इसमें जोखिम जो होता है वो निहित होता है। ये चीजें आप याद रख लीजिए। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा विशेषताओं की। जब भी आप व्यवसाय को लिखेंगे या समझाएंगे तो आपको ये पता होनी चाहिए कि इस शब्द के क्या क्या अर्थ हैं और इसी अर्थों से निकल करके आई है विशेषताएं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। तो देखिए बच्चा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखना है कि व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है क्योंकि इसमें अर्थ यानी धन इन्वॉल्व होता है। ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, आर्थिक क्रिया है।
किस तरह की आर्थिक क्रिया है भाई? कैसे धन कमाया जाता है? क्या करके कमाया जाता है? वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन या उत्पादन या डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण के माध्यम से धन कमाया जाता है। तो इसमें क्या करते हैं बेसिकली? इसमें करते हैं वस्तुओं और सेवाओं का, यानी गुड्स और सर्विसेज दोनों का क्रय विक्रय करते हैं, लेन देन करते हैं, या प्रोडक्शन करते हैं किसी वस्तु या सेवा का और उनको बेचते और खरीदते हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है विभिन्न माध्यम के द्वारा। तीसरा जो पॉइंट आएगा वो है व्यवहारों में निरंतरता का होना बेहद जरूरी है, यानी जो ट्रांजैक्शंस किए जा रहे हैं, जो लेन देन किए जा रहे हैं, वो एक बार नहीं होने चाहिए, वो बार बार होने चाहिए। कोई सामान आपने खरीदा, उसको महंगे दामों पे फिर कहीं बेच दिया, एक ही बार ऐसा किया, तो वो व्यवसाय नहीं कहा जाएगा। जब तक वो आप बार बार नहीं कर रहे हैं, अपनी दुकान खोल करके उस वस्तु को रख करके लगातार बेच या खरीद नहीं रहे हैं, तब तक वो व्यवसाय नहीं कहा जाएगा। इसका जो मेन उद्देश्य होता है वो लाभ अर्जित करना होता है, यानी प्रॉफिट मोटिव। किसी भी व्यवसाय का, अगर आप व्यवसायी बनना चाहते हैं तो आपका मुख्य उद्देश्य अपने व्यवसाय को प्रारंभ करने से पहले ही लाभ अर्जित करना होना चाहिए। कि आपने लाभ का दिमाग बना के रखा कि लाभ कमाना है, तो चलिए ये व्यवसाय करते हैं। उपयोगिता का सृजन, जो भी व्यवसाय हैं उनका जो एक तरह से विशेषता देखें तो ये वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं, और ये वस्तुएं और सेवाएं उपभोक्ता के लिए क्या होती हैं? उपयोगी होती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन वस्तुओं और सेवाओं के माध्यम से उसको कुछ ना कुछ संतुष्टि प्राप्त होती है उपभोग करने के बाद। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं व्यवसाय के माध्यम से उपयोगिता का सृजन होता है, और ये उपयोगिता उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक होती है, उनकी संतुष्टि प्रदान करती है उनको। अब जो लास्ट विशेषता होती है व्यवसाय की वो क्या है? इसमें जोखिम का तत्व निहित होता है। क्यों भाई? क्योंकि जो लाभ है वो अनिश्चित होता है और भविष्य में उत्पन्न होता है, और भविष्य क्या है? अनिश्चित है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बहुत सारी विपत्ति आ सकती, बहुत सारे जोखिम हो सकते हैं। कभी कभी प्राकृतिक आपदा हो सकती है, तो कहीं ऐसा हो सकता है कि मांग में परिवर्तन आ जाए, आर्थिक स्थिति है जो बदल जाए, या तकनीकी वातावरण में परिवर्तन हो जाए, जिससे जोखिम जो है वो बढ़ सकता है। यानी हानि की संभावना ही जोखिम है, और यह जोखिम भविष्य की अनिश्चितताओं के कारण होता है, जो कि लाभ के प्रतिशत को घटा या बढ़ा भी सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका विशेषताएं। अब हम व्यवसाय को थोड़ा अच्छे से समझने के लिए ये जान लेते हैं कि व्यवसाय किस प्रकार की क्रिया है। ये आर्थिक क्रिया ये आप जान गए, तो और भी कोई क्रिया होती है क्या? हाँ जी, बिल्कुल होती है। बेसिकली मानवीय क्रियाएं, यानी मनुष्य जो अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए करता है, वो दो तरह की होती हैं। मानवीय क्रियाएं जिसे हम कहते हैं वो दो तरह की होती हैं। एक होता है आर्थिक क्रिया और दूसरा होता है अनार्थिक क्रिया। ठीक है, व्यवसाय क्या है? व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है। आर्थिक क्रिया क्या होती? आर्थिक क्रिया का संबंध उन क्रियाओं से है, उन एक्टिविटीज से है जिसमें धन की प्राप्ति या धन का व्यय सम्मिलित हो। ठीक है, यानी जिसमें धन यानी मुद्रा, कहीं ना कहीं द्रव्य इन्वॉल्व हो, उसे हम कहेंगे आर्थिक क्रिया है ये। ठीक है, तो आर्थिक क्रियाएं जो होती हैं वो तीन प्रकार की होती हैं। एक तो व्यवसाय होता ही होता है, और दूसरा भी होता है जो व्यवसाय ना हो, जैसे कि पेशा हो, प्रोफेशन या रोजगार, एम्प्लॉयमेंट। ये तीन जो होती हैं वो बेसिकली क्या होती हैं? आर्थिक क्रियाएं होती हैं जिसमें धन का इन्वॉल्वमेंट होता है। अब बात करते हैं मानवीय क्रियाओं के दूसरे प्रकार की, जिसे हम कहते हैं अनार्थिक क्रिया। बेटा, अनार्थिक क्रिया क्या होती है? जब मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए कोई ऐसी क्रिया करता है जिसमें धन तो इन्वॉल्व नहीं होता है, लेकिन संतुष्टि मिलती है, किसी भी प्रकार का संतोष मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं? अनार्थिक क्रियाएं कहते हैं। और ये क्या हो सकती हैं? जैसे आप लोग मान लीजिए पूजा करते हैं, या आप कहीं मंदिर जाते आते हैं, या आप कहीं अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, अगर आपके मम्मी पापा आपको पढ़ाते हैं, तो ये क्या हो गया? ये सब कुछ क्या है? अनार्थिक क्रिया है, क्योंकि इसमें धन तो नहीं है लेकिन संतुष्टि जरूर मिल रही है। ठीक है, तो ये हो गया भाई, दो तरह की क्रियाएं होती हैं, और आर्थिक क्रिया जो होती है वही व्यवसाय होती है। और इस अध्याय में हम लोग व्यवसाय से संबंधित चीजों को ही पढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत हम ये भी जानेंगे कि आर्थिक क्रियाओं का जो दो अलग भाग है, यानी पेशा और रोजगार, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत हम लोग जरूर जानेंगे। आइए,
अब यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं आर्थिक क्रियाओं को कुछ और अच्छे से। तो बेटा देखो, एक स्कूल में जब एक टीचर पढ़ा रही होती है तो उसको स्कूल में क्या मिलता है? पढ़ाने के बदले में वेतन मिलता है। तो वेतन से वो क्या कर रही है? आय की प्राप्ति कर रही है, धन की प्राप्ति कर रही है। तो वो एक आर्थिक क्रिया हो गई। अगर हम बात करें कि वही टीचर, सेम टीचर अपने घर पर जाकर के अपनी बच्ची को पढ़ाती है, तो उसको यहाँ पर अपने बच्ची को पढ़ाने के बदले में कोई वेतन या कोई धन प्राप्त नहीं हो रहा है, लेकिन वो भी एक क्रिया है। और किस प्रकार की क्रिया है? अनार्थिक क्रिया है। तो आप समझ गए कि आर्थिक क्रिया में कहीं ना कहीं धन प्राप्त हो रहा है या धन का समावेश हो रहा है, धन व्यय हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्योंकि आर्थिक क्रिया को अच्छे से पढ़ना है, व्यवसाय तो हम पढ़ ही रहे हैं और पढ़ेंगे ही, लेकिन थोड़ा पैसा और रोजगार के बारे में भी जान लेते हैं जल्दी जल्दी। तो देखो बेटा, हम बात करते हैं प्रोफेशन की, पैसे की। प्रोफेशन एक आर्थिक क्रिया है, लेकिन किस तरह की और क्या होता है इसमें? देखो बच्चा, इसका अभिप्राय उस आर्थिक क्रिया से है जो एक विशेष ज्ञान यानी एक स्पेशल नॉलेज इसमें इन्वॉल्व होता है एवं कुशलता प्राप्त द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों की निष्पक्ष सेवा करने के लिए की जाती है। मतलब ये कि जो पेशेवर होते हैं ना, जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना, या जो पेशा में जाते हैं ना, वो व्यक्ति एक विशेष ज्ञान रखते हैं अपने पेशे से संबंधित, अपने प्रोफेशन से संबंधित। ये विशेष ज्ञान उनको कैसे मिलता है? एक विशेष प्रकार की पढ़ाई करके या डिग्री लेकर के या एक अप्रूव्ड, एक रजिस्टर्ड संस्था के से संबंधित होकर के। जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पर दो एग्जाम्पल भी आप लोगों को दिख रहे होंगे, एक तो भाई लॉयर दिख रही हैं, एक जज दिख रही हैं, और एक दिख रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो आप में से बहुत सारे बच्चे बनना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं देखो बेटा, ये दोनों चीजें करने के लिए, सीए बनने के लिए भी आपको सीए का कोर्स करना पड़ेगा, एक पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी, तभी जाकर के आप सीए बनेंगे और प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी तरह अगर यहाँ पर देखें कि अगर आपको एक जज बनना है या एक लॉयर बनना है तो आपको कम से कम एलएलबी करना पड़ेगा, तब जाकर के आप लॉ की प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं कोर्स को कंप्लीट करने के बाद। तो ये सभी चीजों के लिए एक आपको विशेष ज्ञान की आवश्यकता हो रही है। तो पैसे की विशेषताओं को हम लोग थोड़ा जान लेते हैं इसी के माध्यम से। इसमें क्या होता है बेटा, एक विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है एवं तकनीकी कौशल की जरूरत पड़ती है आपको। प्रशिक्षण एवं अनुभव प्राप्त करने की औपचारिक व्यवस्था होनी चाहिए। पैसे में अगर आपको जाना है तो आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, अनुभव प्राप्त करनी पड़ेगी, और इसके लिए औपचारिक व्यवस्था यानी ऐसे कोर्सेज और कॉलेजेस होते हैं जो कि जहां से आप पढ़ाई करके, डिग्री लेकर के, अपने कोर्स को कंप्लीट करके अपने पैसे को शुरू कर सकते हैं। तो एक प्रशिक्षण एवं अनुभव प्राप्त औपचारिक व्यवस्था होती है इसमें। अब क्या है भाई, प्रतिनिधि पेशेवर संस्था से संबंधित होते हैं पेशेवर। जैसे अगर आप वकील बनना चाहते हैं तो वकील के लिए जो पेशेवर संस्था है वो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, वहां से अप्रूव्ड डिग्री होगी आपकी वकालत की, एलएलबी की, तो फिर आप अपना पैसा स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आपको डॉक्टर के पैसे में जाना है तो आपके पास मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रूव्ड डिग्री होनी चाहिए। इसी प्रकार से अगर आपको सीए बनना है तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा आपका जो पेशेवर संस्था है वो बनाई गई है। फिर भाई फोर्थ पॉइंट क्या आता है, कोड ऑफ कंडक्ट। हर एक पेशेवर संस्था अपने पेशे से संबंधित एक आचार संहिता यानी नियम बनाती है, जिस नियम का पालन करना अनिवार्य होता है सभी पेशेवर को। इस नियम में कैसे व्यवहार करना है, क्या कार्य करना है, कौन सी गाइडलाइन फॉलो करनी है, जिसका पालन करना पेशेवर के लिए बेहद अनिवार्य होता है। पांचवा जो विशेषता होती है किसी भी पैसे की वो होता है सेवा भाव यानी सर्विस मोटिव। इनका मेन उद्देश्य धन प्राप्त करना ही नहीं होता है, इनका मुख्य उद्देश्य होता है अपने पैसे से संबंधित इस प्रकार की सेवा देना जिससे कि जन कल्याण हो। जैसे डॉक्टर का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए अपने जितने भी पेशेंट हैं उनको अच्छे से ट्रीट करना, उनका अच्छे से इलाज करना।
ठीक है। इसके बाद भाई हम लोग रोजगार, जो कि एक आर्थिक क्रिया का प्रकार है, उसको भी जल्दी से देख लेते हैं वो क्या होता है। जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के अधीन रह करके उसके लिए कार्य करता है तो इसे रोजगार कहते हैं। ठीक है, यानी वो रोजगार में है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई टीचर है और किसी स्कूल में पढ़ा रही हैं, तो वो स्कूल के लिए कार्य कर रही हैं, उनका नियोक्ता जो होगा वो स्कूल प्रबंधक होंगे, तो वहां पर वो अपने सेवा दे रही हैं स्कूल के लिए और उनके अंडर में उनके बनाए हुए नीति और नियम का पालन कर रही हैं। ठीक है। रोजगार में जो व्यक्ति इन्वॉल्व होते हैं, जुड़े होते हैं, वो क्या प्राप्त करते हैं? वेतन प्राप्त करते हैं। अगर मजदूर वर्ग है तो मजदूरी प्राप्त करते हैं, वेजेस प्राप्त करते हैं। तो इसका अभिप्राय देख लेते हैं भाई जल्दी से। उस आर्थिक क्रिया से है जिसके अंतर्गत लोग दूसरों के लिए कार्य करते हैं। ये दूसरे कौन हो जाएंगे? नियोक्ता हो जाएंगे, के लिए काम करते हैं और धीरे और फलस्वरूप पारिश्रमिक यानी वेतन प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये जो भी सेवा दे रहे हैं उसके बदले में इनको वेतन मिलते हैं, इनको सैलरी मिलती है। इसकी विशेषताएं, इसी आधार या इसी अर्थ पर कई सारी विशेषताएं हम लोग रोजगार की निकाल सकते हैं। वो क्या क्या है? देखो बेटा, ये दूसरों के लिए सेवा यानी दूसरों के लिए कार्य करना ही रोजगार है। किसी के लिए कार्य करना, किसी कंपनी के अंडर में कार्य करना ही रोजगार है, एम्प्लॉयमेंट है। समझौता, ये कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा यानी नियोक्ता जो होता है, वो नियुक्त जो पर्सन होता है उसके मध्य में एक समझौता, एक अग्रीमेंट होता है। उसी अग्रीमेंट के आधार पर जो आपकी नियुक्ति होती है, जो आपका जो जॉब है वो शुरू होता है, स्टार्ट होता है। इस समझौते में स्पष्ट लिखा रहता है कि क्या क्या आपकी सैलरी कितनी होगी, आपके जो वर्किंग आवर्स होंगे वो कितने होंगे, आपका कार्य क्या होगा, आपकी कार्य की प्रकृति क्या होगी, आपके आने और जाने का समय क्या होगा। ये सारे जो चीजें हैं वो इसमें मेंशन होती हैं, इसमें लिखी रहती हैं समझौते या कॉन्ट्रैक्ट में। पूंजी की आवश्यकता नहीं। अगर रोजगार आप करना चाहते हैं, किसी एम्प्लॉयमेंट में जाना चाहते हैं, उस आर्थिक क्रिया में जाना चाहते हैं, तो किसी भी प्रकार की कैपिटल यानी पूंजी की आवश्यकता उस व्यक्ति को नहीं होती है जो रोजगार शुरू करना चाह रहा है। लेकिन अगर आप व्यवसाय करना चाहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं अच्छी खासी पूंजी की जरूरत होगी। इसमें कोई जोखिम नहीं होता है। क्यों जोखिम नहीं होता है? क्योंकि आपकी जो वेतन है वो तो फिक्स है, वेतन जो है वो स्थायी है, जो कि आपकी कंपनी, आपके नियोक्ता आपको देंगे। तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई जोखिम नहीं है। आपके का पैसा नहीं लगा है जो डूब जा रहा है, या लाभ जो आप नहीं कमा रहे हो जो कि अनिश्चित है। ठीक है, तो इसी तीनों चीजों को पढ़ने के बाद अगर आपको बताने को आ गया इन तीनों के बीच के अंतर को, तो आप कैसे बता सकते हो? एक फ्लो चार्ट बना लो, अंतर के आधार लिख लो, उसमें व्यवसाय, पेशा और रोजगार का कॉलम बना लो और अंतर के आधार पर तुम लोग इन तीनों के मध्य अंतर देख सकते हो। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि इन तीनों में क्या क्या अंतर है। अंतर का आधार यहां पर देख लो बेटा। कार्य की प्रकृति, कार्य की प्रकृति यानी कार्य किस प्रकार का होता है व्यवसाय में, पेशे में और रोजगार में। व्यवसाय में देखो, वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है और क्रय विक्रय यानी ट्रेडिंग की जाती है। पेशे में क्या होता है? पेशे में एक विशेषज्ञ जो है वो एक के रूप में कार्य करता है और अपनी व्यक्तिगत सेवाएं, जैसे एक डॉक्टर जो है, डॉक्टर क्या है? वो एक पेशेवर है और वो अपनी व्यक्तिगत सेवाएं यानी अपनी पर्सनलाइज्ड सर्विसेज जो होती हैं वो प्रदान कर रहा होता है। रोजगार क्या है भाई? रोजगार एक समझौते के अनुसार विनियोक्ता जो होता है वो द्वारा सौंपा गया काम करना होता है। आपका जो नियोक्ता होता है वो एक समझौते के अनुसार एक कार्य देता है, उस कार्य को करना होता है किसको? नियुक्त पर्सन को, नियुक्त व्यक्ति को। तो यहाँ पर इस प्रकार का कार्य की प्रकृति है, तीनों के बीच में ये अंतर है। जोखिम, जोखिम का जो तत्व यानी रिस्क का जो फैक्टर है वो किसमें कम होता है, किसमें बिल्कुल नहीं होता है और किसमें कम होता है। तो आप सब जानते हैं कि व्यवसाय में जोखिम जो होता है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है। पेशे में भी जोखिम होता है लेकिन व्यवसाय की तुलना में कम होता है। पेशेवर को अगर प्रैक्टिस नहीं चली, क्लिनिक खोला डॉक्टर ने, नहीं चला, तो वहां पर थोड़ा बहुत जोखिम हो सकता है, जितना पूंजी उसने लगाया है उसके आधार पर। लेकिन रोजगार में कोई जोखिम नहीं होता है क्योंकि ये तो किसी के यहाँ जाकर कार्य करना है। इसमें वेतन भी जो है वो फिक्स है, तो किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं होता। लेकिन व्यवसाय में जो लाभ की मात्रा है वो अनिश्चित है।
ठीक है, उद्देश्य की बात करें तो तीनों के क्या उद्देश्य हैं भाई? व्यवसाय का तो एकमात्र उद्देश्य और प्रमुख उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है, जबकि पैसे का उद्देश्य जो होता है सेवा द्वारा आय अर्जित करना होता है, यानी सर्विस दे करके लोगों का कल्याण करके कहीं ना कहीं धन की प्राप्ति करनी होती है। रोजगार का क्या उद्देश्य होता है? इसमें तो भाई उद्देश्य यही होता है कि सैलरी और वेजेस मिल जाए उनको कार्य के अनुसार, वेतन अथवा मजदूरी के रूप में आय अर्जित करना इनका मुख्य उद्देश्य होता है। जीविकोपार्जन के लिए आय को अर्जित करना वेतन के माध्यम से। अब बेटा और अंतर देखेंगे हम लोग। फोर्थ अंतर जो है, कुशलता की परख कैसे करेंगे कि भाई व्यवसाय कुशल है। अगर कोई भी व्यवसाय में लाभ की मात्रा अधिक हो गई तो हम मान लेंगे कि वो व्यवसाय अच्छा चल रहा है। पैसे की बात करें तो प्रदान की गई सेवाओं की गुणवत्ता, अगर आप एक डॉक्टर के पास गए और उसने आपका इलाज किया और आप उस इलाज से बिल्कुल ठीक हो गए, तो फिर हम कहेंगे कि वो पैसा जो है वो कुशल था, वो डॉक्टर जो था वो कुशल था। रोजगार की कुशलता कैसे पता चलेगी? सेवा के प्रति समर्पण भावना। अगर आप बहुत डेडिकेटेड वर्कर हैं, टाइम पर जाते हैं, लगातार काम करते हैं, अपने कार्य में बहुत ही निपुण हैं, तो फिर यहां माना जाएगा कि आप बहुत ही कुशल हैं। ठीक है, विनियोग यानी इन्वेस्टमेंट, विनियोग को कहते हैं इन्वेस्टमेंट। व्यवसाय में क्या है भाई, बहुत ज्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है उसके आकार और प्रकृति के अनुसार। अगर बड़ा व्यवसाय है तो ज्यादा पूंजी लगानी पड़ेगी, अगर कंपनी खोल रहे हैं तो ज्यादा पूंजी लगानी पड़ेगी, अगर छोटा व्यवसाय है तो उसमें कम पूंजी की आवश्यकता होगी। तो आकार और प्रकृति के अनुसार पूंजी की आवश्यकता ज्यादा या कम होती है, लेकिन होती जरूर है। पैसे की बात करें तो प्रायः कम पूंजी की आवश्यकता होती है बेटा इसमें, क्योंकि जब आप जान ही रहे हो कि अगर आपने एक ऑफिस ले लिया और आप अपनी पर्सनलाइज सर्विसेज दे रहे हैं, आपको ज्यादा वर्कर रखने की जरूरत नहीं है। अगर आप हॉस्पिटल बड़ा खोलते हैं तब जरूर हो सकता है, लेकिन छोटी सी क्लिनिक या अगर आप लॉयर हैं तो अपना छोटा सा ऑफिस या एक कमरे का ऑफिस भी आप ओपन कर सकते हैं। रोजगार की हम बात करें तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी पूंजी की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, क्योंकि आप किसी दूसरे के यहां जाकर काम कर रहे हैं। हित का हस्तांतरण, क्या अपने इंटरेस्ट, अपने प्रॉफिट को या अपने लाभ या अपने वेतन को क्या हस्तांतरित करना संभव है इन तीनों में? तो देखते हैं यहां पर, बिल्कुल व्यवसायी अपने हित का हस्तांतरण कर सकता है, अपने शेयर्स को बेच करके, अपने अंशों को बेच करके। नए अंशधारी जब आ जाते हैं तो वो भी व्यवसाय के लाभांश लेने लगते हैं। तो इस प्रकार से अपने अंशों की बिक्री करके एक व्यवसायी जो है अपने लाभ का हस्तांतरण दूसरे व्यक्ति को कर सकता है। बात करेंगे पैसे की, तो पेशेवर जो होता है वो अपने हित का हस्तांतरण नहीं कर सकता है। अगर एक वकील है और वकील ने अपनी सेवाएं दी हैं अपने क्लाइंट को, तो वकील अगर मिस्टर मोहन है तो मिस्टर मोहन ही फीस लेंगे, मिस्टर सोहन नहीं ले सकते हैं, या मिस्टर सोहन को मोहन नहीं देंगे कि आप उनको जाकर के फीस दीजिए। ठीक है, रोजगार की अगर हम बात करें तो बिल्कुल नहीं। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेटर आपके नाम पर जारी हुआ है तो आपको ही वेतन मिलेगा अगर आप कार्य करेंगे तो। ठीक है, तो ये हो गया इस आधार पर अंतर। और भी कुछ अंतर है, देख लेते हैं। प्रारंभ, इसको स्टार्ट कैसे करते हैं। यदि आवश्यकता हो तो कुछ वैधानिक कार्रवाई पूरी करके, भाई अगर कुछ लॉ, कुछ नियम बने हैं, जैसे अगर आप एक कंपनी खोलना चाहते हैं तो कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज या लीगल पेपर वर्क करने पड़ेंगे, तब जाकर के आप अपनी कंपनी शुरू कर सकते हैं। या कोई ऐसी वस्तु का आप उत्पादन या निर्माण कर रहे हैं जो कि हानिकारक वस्तुओं की श्रेणी में आती है, तब आपको लाइसेंस या परमिशन लेनी पड़ सकती है। तो वहां पर वैधानिक कार्रवाई के द्वारा अपने बिजनेस को आप स्टार्ट कर सकते हैं। पैसे की बात करें तो पैसे का प्रारंभ करने के लिए भाई आपके पास संबंधित अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र या होना चाहिए। आपके पास इतना, मतलब एक कह सकते हैं कि आपके पास ये अप्रूव्ड डिग्री होनी चाहिए, तभी जाकर के आप अपना पैसा प्रारंभ कर सकते हैं। रोजगार की बात करें तो इसमें नियुक्ति पत्र यानी एम्प्लॉयमेंट लेटर अगर आपको मिल गया है तो आप अपना रोजगार यानी वहां वर्क करना शुरू कर सकते हैं। आखिरी जो
हम डिफरेंस लेकर के आए हैं वो है योग्यताएं। भाई क्वालिफिकेशन, क्या बिजनेसमैन बनने के लिए बहुत ज़्यादा डिग्री की ज़रूरत है, बहुत अच्छा सा कोर्स करने की ज़रूरत है, क्या एमबीए करना ज़रूरी है? नहीं बेटा। एक व्यवसायी बनने के लिए आपके पास अगर अनुभव है, पूंजी है, कुशलता है, तो आप व्यवसाय प्रारंभ कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी बहुत ज़्यादा विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, ज़रूर आगे के समय में ये अपेक्षा की जाएगी कि बहुत सारे बिजनेस में भी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के कोर्सेज चल गए हैं, उसको पढ़कर, उसकी पढ़ाई करके आप एक अच्छे व्यवसायी बन सकते हैं। लेकिन अभी ऐसा कोई बड़ा सा रूल या नियम नहीं बना है कि आपको व्यवसायी बनना है तो आपको ये डिग्री, ये कोर्स करना ही करना है। इसकी बात करें हम पैसे की, बिल्कुल भाई औपचारिक संस्थाएं बनी हैं और ये संस्थाएं योग्यताएं निर्धारित करती हैं और ये होना बेहद जरूरी है किसी भी पेशेवर में या पैसे में जाने के लिए। रोजगार की हम बात करें तो रोजगार से संबंधित जो अपेक्षित योग्यता होती है वो औपचारिक योग्यता लेकर के ही आप उस रोजगार में जा सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आप इंजीनियर हैं तो आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, बीटेक का कोर्स करके ही आप जाकर के किसी कंपनी में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर कार्य कर सकते हैं। तो रोजगार से संबंधित योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया डिफरेंसेस। अब हम बात करेंगे व्यवसाय, फिर से हम आ जाते हैं अपने आर्थिक गतिविधि, आर्थिक जो क्रिया है उसका जो एक प्रकार है, जो मुख्य प्रकार है व्यवसाय। तो व्यवसाय के बारे में बात कर लेते हैं फटाफट। आगे व्यवसाय के उद्देश्यों को जानते हैं। देखो बच्चा, व्यवसाय के जो उद्देश्य होते हैं उसमें सबसे मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है आर्थिक उद्देश्य। अर्थ से संबंधित, धन से संबंधित, लाभ से संबंधित, विस्तार से संबंधित उद्देश्य। तो भाई सबसे पहले इसमें आता है लाभ अर्जित करना। उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव, लक्ष्य, टारगेट जो होते हैं वो किसी भी व्यवसाय के, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, सरकारी हो, निजी हो, किसी भी प्रकार का व्यवसाय हो, उसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो लाभ यानी प्रॉफिट कमाना होता है। कहीं ना कहीं अगर लाभ का उद्देश्य दिमाग में ना हो ना और आप व्यवसाय प्रारंभ कर देंगे तो फिर समझ लो कि फिर आपका व्यवसाय लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। आपको ऐसी क्रियाएं करनी है, ऐसा उत्पादन का लागत कम करते रहना है जिससे आपके लाभ का जो परसेंटेज है वो बढ़ता जाए। दूसरा क्या है भाई, उत्तरजीविता। उत्तरजीविता का मतलब सर्वाइवल से है, यानी व्यवसाय प्रारंभ जब आप करते हैं तो आपके मस्तिष्क में ये जरूर होना चाहिए कि मेरा ये व्यवसाय लंबे समय तक चले। उत्तरजीविता, सर्वाइवल का यहाँ पर उद्देश्य होना चाहिए। ऐसा ना हो कि अगर आपने व्यवसाय प्रारंभ किया है और आप ये सोच रहे हैं कि नहीं हम 4 महीने चलाएंगे फिर बंद कर देंगे। नहीं, आपका उद्देश्य होना चाहिए कि व्यवसाय की क्रियाएं इस प्रकार से की जाएं कि वो लंबे समय तक चलती रहें और व्यवसाय लंबे समय तक मार्केट में यानी बाजार में सरवाइव करते रहे और प्रतियोगिता में अपनी पोजीशन को, अपनी स्थिति को मजबूत बनाए रखे, अपने कॉम्पिटिटर, अपने प्रतियोगियों से आगे निकलता रहे। वृद्धि, वृद्धि का मतलब यहाँ पर है कि व्यवसाय की नई नई शाखाएं खुलती रहें, व्यवसाय का आकार बढ़ता जाए, उत्पादन की जो किस्म है वो लगातार नई नई होती रहे, व्यापक पैमाने पर उत्पादन होता रहे, प्रोडक्शन होता रहे अगर उद्योग है तो वृद्धि का मतलब यहाँ पर हो गया कि नई ब्रांचेस खोलना, कर्मचारियों की संख्या को बढ़ा देना, नए उत्पाद की किस्मों को शामिल कर देना, यानी बढ़ते रहना। ये एक उद्देश्य, आर्थिक उद्देश्य होता है किसी भी व्यवसाय का। फिर होता है ग्राहक सृजन। भाई ग्राहक नहीं रहेंगे, कंज्यूमर और कस्टमर नहीं रहेंगे तो व्यवसाय क्या चलेगा। तो ग्राहक को बढ़ाना, बनाना, ये भी एक उद्देश्य होता है। ग्राहक बढ़ेंगे कैसे भाई, ग्राहक बने रहेंगे कैसे, जब गुणवत्तापूर्ण वस्तुएं उनको प्रदान की जाएंगी और नव प्रवर्तन किया जाता रहेगा। तो यही तो है लास्ट वाला उद्देश्य, नव प्रवर्तन। नव प्रवर्तन क्या होता है, मेकिंग समथिंग न्यू, कुछ नया बनाना। अगर कुछ नया बनाया जाए, कुछ नई किस्म, कुछ नई वस्तु, कुछ नई तकनीक, कुछ नया आविष्कार किया जाए तो फिर आपका जो व्यवसाय है वो मजबूत होता जाएगा और चलता जाएगा। तो नव प्रवर्तन, इनोवेशन एक मुख्य आर्थिक उद्देश्य होता है किसी भी प्रकार के व्यवसाय का। और ये बेटा, ये सभी आर्थिक उद्देश्य जो होते हैं ना वो कहीं ना कहीं व्यवसाय को लाभ अर्जित करवाते रहते हैं।
व्यवसाय की स्थिति मजबूत कराते रहते हैं, इसीलिए इसे आर्थिक उद्देश्य कहा जा रहा है। लेकिन क्या सिर्फ धन, सिर्फ आय, सिर्फ लाभ ही अर्जित करना एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए हर प्रकार के व्यवसाय का? नहीं। अगर व्यवसाय को लंबे समय तक टिके रहना है ना और अपने आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति लगातार करते रहना है ना, तो उसे अपने कुछ अदर उद्देश्य यानी कुछ सामाजिक उद्देश्यों को भी पूरा करना पड़ेगा, उन लक्ष्यों को भी लेके चलना पड़ेगा। वो क्या है? सामाजिक उद्देश्य, सोशल ऑब्जेक्टिव्स। देखो बेटा, उचित वस्तु को उचित मूल्य पर ग्राहकों को प्रदान करना। हम कभी भी ऐसे व्यवसाय की वस्तु नहीं खरीदते हैं जो कि अच्छी ना हो, या हम एक बार खरीदेंगे लेकिन बार बार उपभोग नहीं करेंगे उन वस्तुओं का जिनकी क्वालिटी, जिनकी गुणवत्ता अच्छी ना हो। तो हर एक प्रकार के व्यवसाय यानी व्यवसायियों को ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि उचित किस्म की गुणवत्तापूर्ण वस्तुएं प्रदान करें उपभोक्ताओं को। साथ ही साथ ये भी जरूर देखना चाहिए कि उसका जो मूल्य है, जो प्राइस है, वो रिजनेबल होना चाहिए। वो इतना ज्यादा भी नहीं हो जाए कि भाई बहुत सारे ग्राहक या बहुत सारे कंज्यूमर उसे उपभोग ही ना कर सके, परचेज ही ना कर सके, खरीदने की शक्ति ही ना रहे। तो उचित किस्म पर उचित वस्तु को उचित मूल्य पर बेचना एक सामाजिक उद्देश्य होना चाहिए व्यवसाय का। इसके बाद क्या है भाई? समाज के विकास में भी योगदान देना चाहिए। समाज का विकास कैसे कर सकते हैं व्यवसायी या व्यवसाय? भाई समाज का विकास तब होगा जब कहीं ना कहीं रोजगार उपलब्ध कराए जाए। समाज का विकास तब होगा जब कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कार्यक्रम बनाए जाएं समाज के उत्थान के लिए, जैसे कि स्कूल्स खोल दिया जाए, हॉस्पिटल्स खोल दिए जाएं। भाई कर सकते हैं, बिजनेसमैन ऐसा कर सकते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति करते भी हैं। वो समाज सेवा करते हैं इस तरह से, वो स्कूल्स खोलते हैं, हॉस्पिटल्स खोलते हैं, चैरिटी करते हैं, फ्री में सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एनजीओ के माध्यम से लोगों को रोजगार प्रदान करवाते हैं। तो इस तरह से समाज का एक विकास होता है। दूसरा एक और विकास करने का तरीका है कि अगर कुछ पिछड़े लोग हैं, पिछड़े गरीब लोग हैं, या कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, महिलाएं हैं जिन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है, तो इस माध्यम से वो रोजगार का सृजन करके या उन लोगों के लिए कार्य करके भी समाज का विकास कर सकते हैं। फिर क्या है? विनियोजकों को पर्याप्त लाभ। भाई अंशधारी जो हैं, जो व्यवसाय में मालिक हैं और व्यवसाय के शेयर्स यानी अंशों को, कंपनी के अंशों को जो खरीद रहे हैं, उनको पर्याप्त लाभांश पर्याप्त समय पर प्रदान करना भी एक सामाजिक उद्देश्य होता है व्यवसाय का। जैसे मान लीजिए कि अगर अंशधारी जो है और उन्हें पर्याप्त लाभांश ना मिल रहा हो या हर साल लाभांश अच्छे से ना दिया जा रहा हो, तो वो दुखी हो जाएंगे और कहीं ना कहीं वो समाज का एक वर्ग है। ठीक है, तो अंशधारियों को टाइम पर, समय पर पर्याप्त लाभांश प्रदान करना ये एक सामाजिक उद्देश्य होता है किसी भी व्यवसाय का। रोजगार उपलब्ध कराना, कहीं ना कहीं समाज का कल्याण या उत्थान तभी होगा जब लोगों को रोजगार मिलेगा। गरीबी तभी दूर होगी जब एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और एम्प्लॉयमेंट प्रदान कौन करेगा? जब बिजनेस आगे आएंगे, व्यवसाय आगे आएंगे, कंपनीज ज्यादा बनेंगी, तो वो रोजगार का सृजन भी ज्यादा करेगी, जिससे कि समाज का विकास होगा। तो ये चार जो उद्देश्य है उन्हें हम लोग सामाजिक उद्देश्य कह सकते हैं व्यवसाय के। इन लक्ष्यों को भी जरूर ध्यान में रखना पड़ेगा किसी भी व्यवसाय को, तभी वो लंबे समय तक अपने आर्थिक उद्देश्यों को भी पूरा कर पाएगा। अगर इन सामाजिक उद्देश्यों को लेकर के वो नहीं चलेगा तो वो बिजनेस लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा इस समाज में। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का इस चैप्टर में वो क्या है भाई? व्यावसायिक क्रियाओं का वर्गीकरण। अब ये जो व्यवसाय हम समझ गए, व्यवसाय की प्रकृति, इसकी विशेषता भी समझ गए, ये भी जान गए हम लोग कि व्यवसाय के उद्देश्य क्या होते हैं। तो आइए अब जल्दी से ये जान लेते हैं कि जो व्यावसायिक क्रियाएं यानी व्यवसाय की जो क्रियाएं होती हैं, जो एक्टिविटीज होती हैं, वो कितने तरह की होती हैं, वो कितने प्रकार की होती हैं। तो देखो बेटा, व्यावसायिक क्रियाएं जो होती हैं वो बेसिकली दो तरह की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक होता है उद्योग और दूसरा होता है वाणिज्य, कॉमर्स। अब बोलोगे कि मैम व्यवसाय में तो ये था कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कर रहे हैं और
उनका क्रय विक्रय भी करना ही व्यवसाय होता है। तो हाँ बेटा, ये दोनों चीजों को ही मिलाकर व्यवसाय बनता है। और अगर हम इन दोनों चीजों का कुछ नाम देना चाहे ना तो दे सकते हैं उद्योग और वाणिज्य में। उद्योग का मतलब हो गया जहां पर कुछ उत्पादन क्रियाएं की जा रही हैं, या जिस क्षेत्र में कुछ उत्पादन यानी निर्माण कार्य हो रहा है उसको हम लोग उद्योग कह सकते हैं, और ये व्यवसाय का एक पार्ट है, एक क्रिया है। दूसरा, क्रय विक्रय संबंधी अगर कार्य हो रहे हैं तो ये वाणिज्य में चला जाएगा, कॉमर्स में चला जाएगा। ठीक है, तो उद्योग और वाणिज्य को मिलाकर क्या बना है? व्यवसाय बना है, व्यावसायिक क्रियाएं बनी हैं। उद्योग जो होते हैं वहां पर कुछ उत्पादन यानी निर्माण संबंधी कार्य किए जाते हैं, और वाणिज्य में जो उत्पादित वस्तु बनकर तैयार हो गई है उसको उपभोक्ता तक पहुंचाने की संबंधी क्रियाएं की जाती हैं, यानी वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय यानी व्यापार किया जाता है। और व्यापार की सहायक क्रियाएं, ये दोनों मिलकर के क्या बनती हैं भाई? ये दोनों मिलकर बनती हैं वाणिज्य। व्यापार की सहायक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जो व्यापार में सहयोगी हों, यानी व्यापार करना आसान बना दें, क्रय विक्रय करना आसान बना दें, उसे व्यापार की सहायक क्रियाएं कहेंगे। और दोनों मिलकर क्या बनाती हैं? वाणिज्य बनाती हैं। और ये वाणिज्य है क्या? ये वाणिज्य है व्यावसायिक क्रियाओं का प्रकार। डिटेल्ड में थोड़ा पढ़ेंगे इसको एक एक करके अच्छे से। तो यहां देखो भाई, हम लोग सबसे पहले बात करेंगे उद्योग की। उद्योग यानी जो इंडस्ट्री है उसकी बात करते हैं। तो देखो बच्चा, उद्योग में वे समस्त क्रियाएं जिनके माध्यम से कच्चे माल यानी रॉ मटेरियल को तैयार माल में परिवर्तित किया जाता है, उद्योग में सम्मिलित की जाती हैं। यानी कच्चे माल रॉ मटेरियल को प्रक्रिया के माध्यम से कुछ और उपयोगी वस्तुओं में अगर परिवर्तित कर दें तो वो क्रिया करना कौन करवाता है? उद्योग में होती है, उद्योग करते हैं। तो अन्य शब्दों में अगर हम देखें तो उद्योग से तात्पर्य वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन एवं निर्माण से है। हम लोग कुछ न कुछ वस्तुएं और सेवाएं अगर उद्योगपति बना रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे होते हैं उद्योग। ठीक है, अब देख लो यहाँ पर भाई, यहाँ पर क्या हो रहा है? एक मशीन के माध्यम से, मशीन को के द्वारा कुछ न कुछ निर्माण कार्य किया जा रहा है। यहाँ पर भी भाई कुछ हो रहा है, यहाँ वस्तुओं, यहाँ सेवाओं से संबंधित कुछ कार्य हो रहा है। ये एक बैंक है, हाँ ये एक बैंक है जहां पर सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। वित्तीय संबंधी सेवाएं हो सकती हैं, ग्राहकों से संबंधी सेवाएं हो सकती हैं, डिपॉजिट यानी अपनी मुद्रा को जमा कराने से संबंधित क्रियाएं यहाँ की जा रही हैं। तो ये एक बैंक है, बैंकिंग सेवाएं हो रही हैं यहाँ पर। ये भी एक प्रकार का उद्योग है। कौन सा उद्योग है हम लोग बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पर देखो प्राथमिक उद्योग की बात की जा रही है, यहाँ पर पशुपालन हो रहा है। ओके, तो यहाँ ये तीनों क्या है? ये तीनों ही उद्योग के प्रकार हैं। यहाँ निर्माण हो रहा है, यहाँ पे सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, सेवाओं का उत्पादन हो रहा है, और यहाँ पर पशुपालन हो रहा है। यानी प्राथमिक उद्योग प्रकृति के द्वारा प्राप्त जो पदार्थ है उनसे संबंधित क्रियाओं के माध्यम से उत्पादन हो रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा डिटेल्ड में पढ़ने के लिए हम लोग उद्योगों के प्रकार के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, उद्योगों के प्रकार, भाई उद्योग जो होते हैं वो भी कई प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। प्राथमिक उद्योग, गौड़ उद्योग यानी सेकेंडरी उद्योग या माध्यमिक उद्योग भी इसे कहते हैं, और तृतीयक उद्योग, सेवा उद्योग भी इसे कहते हैं। ये 3 प्रकार होते हैं, 3 तरह के उद्योग होते हैं। ठीक है, अब देखो प्राथमिक उद्योग, प्राथमिक यानी नेचर से संबंधित, प्रकृति से संबंधित जो पदार्थ होते हैं उसको प्रकृति से निकालना, या प्रकृति जो वस्तुएं प्रदान कर रही है उसको निकालकर हम तक पहुंचाना, यही इनका कार्य होता है प्राथमिक उद्योग का। ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है जननिक उद्योग और दूसरा होता है निष्कर्षण उद्योग। जननिक उद्योग क्या होते हैं भाई? जनन क्रिया से संबंधित, प्रजनन क्रिया से संबंधित। किसके प्रजनन से? मनुष्य के? नहीं, मनुष्य के नहीं। जननिक उद्योग का संबंध हो गया जनन क्रियाओं से करके उत्पादन को बढ़ाना, जैसे कि पशुपालन हो गया, पशुओं और वनस्पतियों की जनन क्रिया करा करके
उनकी किस्मों को और सुधार करके ये वस्तुएं प्रदान करते हैं। जैसे पशुपालन, मुर्गी पालन, पौधारोपण, ये जनन संबंधी क्रियाएं हो गई। ठीक है। निष्कर्षण उद्योग प्राथमिक उद्योग का दूसरा प्रकार है। इसमें क्या होता है भाई, इसमें जमीन से, भूमि से या मृदा से या वायु से या जल से कोई वस्तु निकाली जाती है। यानी प्रकृति तो ये सब है, जल भी है, वायु भी है, भूमि भी है, ये भी तो प्रकृति है। इसी प्रकृति से हमें कोई वस्तु मिल रही है और उस वस्तु को निकालने वाला जो उद्योग है वो क्या है, निष्कर्षण उद्योग है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज है। जैसे खनन, माइनिंग, खनन से खनिज निकाले जाते हैं, लोहा निकाला जाता है, तेलें निकाली जाती हैं। खुली खान हो गया, कृषि हो गया। कृषि क्या है भाई, कृषि भी निष्कर्षण उद्योग में आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कृषि यानी जो फसलें हैं वो तो जमीन में ही उगाई जाती है ना। तो ये सारी चीजें हो गई निष्कर्षण उद्योग में। और कहीं ना कहीं बेटा दोनों के जो पदार्थ हैं वो कौन प्रदान कर रहा है, प्रकृति प्रदान कर रही है, लेकिन प्रकृति से निकालने वाला उद्योग कौन है, प्राथमिक उद्योग है। अब हम बात करेंगे गौड़ उद्योग की, यानी द्वितीयक क्षेत्र के उद्योग की, या इसे हम लोग माध्यमिक उद्योग भी बोलते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है निर्माणी उद्योग और दूसरा होता है रचनात्मक उद्योग। निर्माणी उद्योग का मतलब समझ लो, इसमें क्या हो रहा है, कच्चे पदार्थों का प्रयोग करके प्रक्रियाओं के माध्यम से कुछ नया उपयोगी पदार्थ या वस्तु बनाई जा रही है, उसे हम लोग निर्माण करना कह रहे हैं। यानी निर्माणी उद्योग में कुछ निर्माण कार्य हो रहा होता है। ये जो कच्चे पदार्थ या कच्चे माल होते हैं वो कौन देता है, वो देता है प्राथमिक उद्योग। यानी प्राथमिक उद्योग से प्राप्त वस्तुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं गौड़ उद्योग, और इन्हीं कच्चे मालों का प्रयोग करके कुछ नया उपयोगी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। जैसे निर्माणी उद्योग की अगर हम बात करें तो चीनी बनाना, गन्ने से चीनी बनती है। सीमेंट बनाना, आपने चूना पत्थर देखा होगा जो कि खनिज है एक प्रकार का, उससे सीमेंट बनाया जाता है। कपास का प्रयोग करके कपड़ा बनाया जाता है, कपास जो कि कृषि से प्राप्त होता है। तो कहीं ना कहीं निर्माणी उद्योग जो है वो कच्चे पदार्थों का प्रयोग करके उनको कुछ और उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित कर देते हैं, और यही निर्माण उद्योग कहलाते हैं। आइए बात करते हैं रचनात्मक उद्योग। रचनात्मक उद्योगों के जो रचना होती है या जो वस्तुएं होती हैं इनके द्वारा प्रदान की गई वो स्थायी प्रकृति की होती हैं। जैसे एक बार बन जाती हैं तो लंबे समय तक ये चलती हैं। जैसे रचना की हम शब्द की बात करें, जैसे भवन हो गया, सड़क हो गया, पुल हो गया, बांध हो गया, ये सब क्या है, ये सब रचनात्मक उद्योग के पदार्थ यानी वस्तुएं हैं। भवन बनाना, सड़क बनाना, पुल बनाना। ठीक है। आइए बात करते हैं तृतीयक उद्योगों यानी सेवा उद्योग की। सेवा उद्योग जो होते हैं ना वो सभी दोनों अदर उद्योगों के लिए सहायक होते हैं, कहीं ना कहीं उन दोनों उद्योगों को मदद कर रहे होते हैं अपना उद्योग करने में, अपने उद्योग को बढ़ाने में। जैसे कि बैंकिंग हो गया, यातायात हो गया, बीमा हो गया, विज्ञापन हो गया, संग्रहण हो गया। यातायात के साधनों के द्वारा ही जो सामान बनकर तैयार होता है वो बाजार तक पहुंच पाता है, परिवहन सुविधाओं के द्वारा। तो परिवहन उद्योग जो है वो यही कार्य करते हैं कि इनके द्वारा बनाए गए पदार्थों को बाजार तक पहुंचाते हैं। बैंकिंग सुविधा का बहुत जरूरी है भाई। उत्पादन कब होगा, जब वित्त होगा, क्योंकि कच्चे माल खरीदने होते हैं तो खरीदने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। पैसे कहाँ से प्राप्त होंगे, सबके पास तो इतना पैसा है नहीं, वित्त लेना पड़ेगा। वित्त मतलब लोन, फाइनेंस कराना पड़ेगा। तो ये बैंकों के माध्यम से ही संभव है कि वित्त की सुविधा मिल जाए और उद्योगपति अपना कार्य कर सकें। इसके बाद बीमा, भाई जोखिम तो है ही, व्यवसाय किसी भी प्रकार का हो उसमें जोखिम की मात्रा हमेशा होती है। तो जोखिम की बाधा को दूर करने के लिए बीमा कंपनी बनाई गई हैं, जहां पर अगर उद्योगपति अपने वस्तुओं और जो भी वस्तुएं दी जा रही हैं उनका अगर बीमा करा ले तो अगर वस्तु का नुकसान होगा तो इसकी भरपाई हो सकती है। विज्ञापन, भाई वस्तु बनकर तैयार हो गई है लेकिन उपभोक्ताओं तक पहुंचे तो पहुंचे, लेकिन उसकी गुण, उसकी विशेषता कैसे पता चलेगी, विज्ञापन के माध्यम से। विज्ञापन संदेश वाहन का कार्य करते हैं। ये उपभोक्ताओं को वस्तुओं से संबंधित उपयोगी सूचनाएं प्रदान करवाते हैं। संग्रहण, एक वस्तु, एक फसल है जो कि किसी पर्टिकुलर मौसम में ही पैदा होती है लेकिन इसका उपभोग हर समय किया जाता है।
तो संग्रहण सुविधाओं के द्वारा, संग्रहण उद्योग के द्वारा, भंडारण सेवाओं के द्वारा उस वस्तु को लंबे समय तक उपयोगी बनाया जा सकता है, सुरक्षित रखा जा सकता है और हर समय उपलब्ध कराया जा सकता है। ठीक है, तो बेटा ये चीजें हम लोग जान गए। अब हम लोग जानेंगे व्यावसायिक क्रियाओं का जो सेकंड प्रकार था। उद्योग तो हमने पढ़ लिया, उद्योग की तीनों प्रकार के उद्योग भी देख लिए। अब हम बात करते हैं वाणिज्य की, कॉमर्स की। व्यावसायिक क्रियाओं का जो सेकंड प्रकार है वाणिज्य, कॉमर्स। देखो, कॉमर्स का मतलब समझो। वाणिज्य का मतलब होता है कहीं ना कहीं क्रय विक्रय से संबंधित क्रियाएं करना और इस क्रय विक्रय को सुगम बनाने से संबंधित क्रियाओं का समावेश करना। मतलब नहीं आया समझ में? क्रय विक्रय का मतलब हो गया व्यापार क्रियाएं करना और क्रय विक्रय की सहायक क्रियाएं यानी बैंकिंग, बीमा, भंडारण, विज्ञापन, ये सारी क्रियाएं भी वाणिज्य में आती हैं। तो भाई यहां पर देख लो जरा, इसका अभिप्राय उन समस्त क्रियाओं को के योग से है, उन समस्त क्रियाओं के योग से है जो वस्तुओं के आदान प्रदान, एक्सचेंज में उत्पन्न होने वाले, चाहे वो व्यक्ति हो, स्थान हो, समय हो, जोखिम हो, वित्त व सूचना की बाधाओं को दूर करने के लिए की जाती हैं, यानी व्यापार की सहायक क्रियाएं। ठीक है, साधारण शब्दों में वाणिज्य में व्यापार, वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय जिसे कहते हैं, एवं व्यापार की सहायक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। यानी वाणिज्य क्या है भाई? वाणिज्य है क्या? वाणिज्य है दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक हो गया व्यापार और दूसरा हो गया व्यापार की सहायक क्रियाएं। ये दोनों चीज मिल करके बनाते हैं वाणिज्य को। व्यापार क्या होता है? व्यापार मतलब वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय, बेचना और खरीदना, और व्यापार की सहायक क्रियाएं इसी बेचने और खरीदने को सुगम बनाने से संबंधित क्रियाएं। ठीक है, तो कुछ चीजें हम लोगों ने पढ़ी। आइए अब थोड़ा सा इसके बारे में और अच्छे से जान लेते हैं कि व्यापार की जो सहायक क्रियाएं होती हैं वो कौन कौन सी, जो बाधाएं होती हैं व्यापार में आने वाली बाधाएं, उसमें कौन सी व्यापार की सहायक क्रियाएं उपयोगी हो रही हैं या लाभ पहुंचा रही हैं। तो देखो बेटा, बाधाएं तो कई हैं। व्यक्तियों की बाधाएं, भाई कौन हम तक सामान पहुंचाएगा? मध्यस्थ यानी थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी के माध्यम से ही तो सामान बाजारों तक पहुंचता है या बाजार में उपलब्ध होता है। तो व्यक्तियों की बाधाओं को मध्यस्थ दूर करते हैं। स्थान की बाधा यानी वस्तु हम तक पहुंच सके, यानी बाजार तक पहुंच सके, दुकानों तक पहुंच सके। उत्पादन तो हो रहा है फैक्ट्रीज में, है ना, लेकिन इस फैक्ट्री से यानी इस उद्योग से वस्तु को निकाल करके बाजार तक वो लाई जाएंगी, तब ना हम उपभोक्ता उसे खरीदेंगे। तो यातायात के माध्यम से, यानी हम कह सकते हैं परिवहन जो एक व्यापार की सहायक क्रिया है, उसके माध्यम से स्थान की बाधा को दूर करके वस्तु को हर जगह उपलब्ध कराया जा सकता है। समय की बाधा, भाई टाइम पर हमको वो वस्तु मिल सके, हर समय मिल सके, इसके लिए क्या चाहिए? भंडारण। अगर उसका हम लोग संचय कर ले, भंडारण कर ले, स्टोरेज कर ले, गोडाउन्स में बना करके उस वस्तु को अच्छे तरीके से, सुरक्षित तरीके से लंबे समय तक चलाने योग्य बना कर रखा जाए, तो वो वस्तु हर समय उपलब्ध हो सकती है। जो वस्तु किसी एक मौसम में या एक सीजन में ही
उत्पादित की जाती हैं। तो ऐसे में समय की बाधा को दूर कर रहे हैं संग्रहण या भंडारण स्टोरेज सर्विसेज। जोखिम की बाधा भाई, व्यवसाय में बहुत जोखिम है। इतना जोखिम वहन करें और सारा का सारा नुकसान हो जाए, वस्तु बर्बाद हो जाए, खो जाए, चोरी हो जाए, आग लग जाए, समुद्र में डूब जाए, मरीन इंश्योरेंस करा लो भाई। बीमा, यानी बीमा जो है एक सेवा क्षेत्र का उद्योग भी है, उसके माध्यम से कहीं ना कहीं जोखिम की बाधा को दूर किया जा सकता है। वित्त की बाधा, पैसा चाहिए, लोन चाहिए, कहां से लाएं भाई? बैंक में चले जाओ, वहां लोन मिल जाएगा और अपना कार्य प्रारंभ कर दो। वस्तु तो बनकर तैयार हो गई, उसको मार्केट में बेचने के लिए क्या किया जाए? विज्ञापन कर दो भाई, सूचना मिल जाएगी, वस्तु से संबंधित लोग खरीदना स्टार्ट कर देंगे। तो कहीं ना कहीं ये सारी जो व्यापार की सहायक क्रियाएं हैं, उनके माध्यम से इन सारी बाधाओं को दूर किया जाता है। अब जो हमारा टॉपिक है वो है व्यावसायिक जोखिम का अर्थ। अब हम लोग बात करेंगे जोखिम की। जोखिम जो कि व्यवसाय का एक आवश्यक अंग है। जोखिम हर प्रकार के व्यवसाय में ज्यादा या कम पाया ही पाया जाता है। तो जोखिम के अर्थ को समझते हैं। जोखिम होता क्या है, जोखिम का मतलब क्या है? जोखिम का मतलब बेटा वो होता है, यानी हानि की संभावना ही जोखिम है। हम कह सकते हैं, हम हानि को जोखिम नहीं कहेंगे, हानि की संभावना को जोखिम कह सकते हैं। या भविष्य की अनिश्चितताओं के द्वारा जोखिम की उत्पत्ति होती है, क्योंकि भविष्य जो है वो अनिश्चित है और इस भविष्य में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जो कि व्यवसाय के लिए प्रतिकूल हो सकती हैं और हानि की संभावना को बढ़ा सकती हैं या लाभ के प्रतिशत को घटा सकती हैं, तो जोखिम की उत्पत्ति कर सकती हैं। तो व्यवसाय में लाभ की अनिश्चितता जो होती है ना, लाभ की अनिश्चितता, लाभ होगा भी कितना नहीं होगा, या होगा तो बहुत कम होगा, ही व्यावसायिक जोखिम है। सीधे से शब्दों में व्यावसायिक जोखिम का एक पहलू यह है, यह भी हो सकता है कि लाभ के स्थान पर हानि हो जाए। भाई हमने तो लाभ सोचा था लेकिन हानि हो गई। यानी व्यावसायिक जोखिम कहीं ना कहीं अनिश्चितताओं के द्वारा उत्पन्न होते हैं। ये भविष्य की अनिश्चितताएं होती हैं, भविष्य की ऐसी घटनाएं जो कि व्यवसाय में लाभ की मात्रा को कम कर दे और हानि की संभावना को बढ़ा दे, उसे ही हम कहेंगे जोखिम। जैसे मांग में परिवर्तन हो जाना, मांग में कमी हो जाना, या प्रतियोगिता का बढ़ जाना, या नई तकनीक का आ जाना और पुरानी तकनीक से बने हुए उत्पाद का बाजार में अप्रचलित हो जाना। ये सब क्या है? ये सब व्यावसायिक जोखिम है। या कोई विपत्ति हो जाना, जैसे कोई आपदा आ जाना, एक मान लीजिए कि भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, है ना, तो ये सब क्या करेगा? ये सब जोखिम की मात्रा को बढ़ा देगा और कहीं ना कहीं जोखिम उत्पन्न कर देगा। अब देखो भाई, अगर हम लोग को लिखना है तो परिभाषाएं फिर से याद करनी पड़ेंगी। तो बीओ व्हीलर ने क्या कहा है जोखिम के लिए? उन्होंने ये कहा है कि जोखिम हानि का अवसर है। भाई हानि उत्पन्न करने का अवसर है जोखिम। अतएव किसी प्रतिकूल भावी घटना, ऐसी घटना जिसके बारे में हमने नहीं सोचा, या ऐसी घटना जो कि कहीं ना कहीं हानि बढ़ा देगी की संभावना रहती है। व्यवसाय में तो ये बहुत ही रहता है। व्यवसाय में जो लाभ है वो निश्चित रहता है, कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है जिससे ये लाभ जो होता है वो हानि में भी बदल सकता है। दूसरा किसने कहा है? हार्डी ने कहा है, व्यावसायिक जोखिम से आशय लागत, हानि अथवा क्षति के संबंध में अनिश्चितता से है। भाई लागत बढ़ जाए, हानि बढ़ जाए, क्षति हो जाए, कोई दुर्घटना घटित हो जाए, कोई मशीनरी खराब हो जाए, कोई वर्कर हड़ताल पे चले जाएं, तो इससे क्या होगा? इससे भी जोखिम उत्पन्न होगा। तो ऐसी कोई प्रतिकूल घटना जो कि अनिश्चित होती है, जिसके माध्यम से हानि की संभावना बढ़ने का योग रहता है, उसे हम जोखिम कह सकते हैं। तो इन्हीं अर्थ और इन्हीं परिभाषाओं के आधार पर हम जोखिम की कुछ विशेषताएं निकाल सकते हैं। क्या भाई? देखिए, अनिश्चितताएं जोखिम का आधार होती हैं। पहली इसकी विशेषता हो गई कि जोखिम उत्पन्न कैसे होता है? भाई अनिश्चितताओं के कारण होता है। अनसर्टेनिटीज के वजह से जोखिम की उत्पत्ति होती है। अनसर्टेनिटीज भी तीन तरह की होती हैं। एक होता है मानवीय, यानी मानव से संबंधित। भाई हड़ताल हो गया, चोरी हो गया, या किसी ने गबन कर लिया हो, या कोई जो है वर्कर है वो बीमार पड़ जाए,
तो इस तरह से ये मानवीय अनिश्चितता के कारण जो होता है कार्य बाधित होगा और जोखिम उत्पन्न हो सकता है। दूसरा क्या है, व्यावसायिक अनिश्चितता। ये आर्थिक अनिश्चितता भी इसे कहते हैं, जैसे मांग में कमी हो जाना, मूल्यों में परिवर्तन हो जाना, प्रतियोगिता का स्तर बढ़ जाना, करों में वृद्धि हो जाना। ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें आर्थिक अनिश्चितताएं होती हैं, जो कि व्यावसायिक अनिश्चितताएं भी कही जाती हैं, जो कि जोखिम को उत्पन्न करती हैं। फिर तीसरा क्या है, प्राकृतिक अनिश्चितता। भाई भूकंप आ जाना, सूखा आ जाना, हिमपात आ जाना, महामारी फैल जाना, जैसे कोरोना अभी हुआ था, उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा हानि हुई थी। तो ये सारी चीजें जो अनिश्चितता है, अनसर्टेनिटी से घटित हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, वो जोखिम को बढ़ाती हैं व्यवसाय में। ठीक है, अब दूसरी विशेषता की हम बात करेंगे। हम जोखिम पढ़ रहे हैं तो जोखिम की विशेषता ही हम लोग जान रहे हैं, तो दूसरी जो विशेषता वो ये है कि जोखिम व्यवसाय का आवश्यक अंग है। बेटा किसी भी प्रकार का व्यवसाय हो, छोटा हो, बड़ा हो, व्यापक हो, छोटे पैमाने पर हो रहा हो, सरकारी हो, निजी हो, निर्माणी हो, व्यापारी हो, उद्योग हो, चाहे वाणिज्य हो, किसी भी तरह का व्यवसाय हो, हर प्रकार के व्यवसाय में जोखिम जो होता है वो पाया जाता है, कम या ज्यादा हो सकता है। तो व्यवसाय किसी भी आकार का हो, प्रकार का हो, प्रकृति का हो, उसमें जोखिम अवश्य होता है। व्यवसाय के हर कार्य में जोखिम होता है। जैसे आपको भाई वस्तु का उत्पादन हो गया, लेकिन विक्रय में हो सकता है विक्रय ना हो रहा हो, उत्पादन के लिए कच्चे माल जो है वो उपलब्ध ना हो, तो वहां पे भी जोखिम आ गया। अगर मान लीजिए वस्तु तो उत्पादित हो गई है लेकिन इसका विक्रय नहीं हो रहा है, विक्रय में जोखिम आ गया है। तो ऐसे में हर कार्य में भी जोखिम पाया जा सकता है और हर व्यवसाय में भी जोखिम पाया जाता है। तीसरी जो विशेषता होती है कि जोखिम की मात्रा व्यवसाय के अनुसार होती है, यानी जोखिम की मात्रा बड़े व्यवसायों में जो बड़े पैमाने पर उत्पादन या वितरण कर रहे होते हैं, उन व्यवसायों में जोखिम की मात्रा भी ज्यादा होती, क्योंकि अगर मान लीजिए अनिश्चित घटनाएं घट गई, मांग में परिवर्तन हो गया, मांग घट गई, तो ऐसे में सारा का सारा जो उत्पादन होगा वो बिकेगा नहीं। तो ज्यादा पैमाने पर अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर अगर आप उत्पादन कर रहे हैं, तो वहां जोखिम की संभावना भी ज्यादा हो जाती है। अगर छोटे पैमाने पर व्यवसाय है, छोटे पैमाने पर उत्पादन है, तो अगर मांग में कमी आई तो वो उतनी ही वस्तु नहीं बिकेगी जितना उत्पादन किया गया है। तो कहीं ना कहीं व्यवसाय की जो आकार होता है उसके अनुसार जोखिम की मात्रा जो होती है वो घटती या बढ़ती है। बड़े व्यवसायों में हम जानते हैं कि ज्यादा जोखिम पाया जाता है और जोखिम की मात्रा छोटे आकार के व्यवसाय में कम होती है और बड़े आकार के व्यवसाय में ये मात्रा अधिक होती है। चौथा जो विशेषता है जोखिम की, वो जोखिम का प्रतिफल लाभ है। भाई जोखिम उठाओगे तो कुछ ना कुछ तो चाहिए ना। व्यवसायी जोखिम क्यों ले, व्यवसाय क्यों करे, लाभ कमाने के लिए ही तो करता है। तो लाभ जो होता है वो जोखिम का क्या है, प्रतिफल है, उसका रिवॉर्ड है। व्यवसायी को जोखिम उठाने के बदले में जो भी मिलता है वो लाभ होता है, और जितना अधिक जोखिम होता है उतना अधिक लाभ की संभावना भी होती है। कैसे भाई, अगर मान लीजिए आपने उत्पादन ज्यादा बड़े पैमाने पर किया तो जोखिम तो ज्यादा है भाई, बिकेगा नहीं, या मांग में कमी हो गई तो ज्यादा लॉस होगा। लेकिन अगर मान लीजिए मांग में परिवर्तन जो प्रतिकूल ना हो, अनुकूल हो गया, तो अनुकूल परिवर्तन का मतलब हो गया कि मांग बढ़ गई, तो मांग बढ़ गई तो जितना उत्पादन करोगे सबका सब क्या होगा, बिक जाएगा और विक्रय मूल्य बढ़ जाएगा और लाभ अधिक हो जाएगा। व्यवसाय की प्रकृति पर जोखिम की मात्रा निर्भर करती है। हाँ भाई, ये भी बिल्कुल सही है। अगर मान लीजिए आपका व्यवसाय जो है वो ऐसी वस्तुओं का निर्माण कर रहा है जो बहुत ही उपयोगी और दैनिक वस्तुएं हैं, उपभोग की वस्तुएं हैं, जिनको खाना बहुत ही जरूरी है, जैसे दाल, चावल, आटा, रोटी, ये सब आपके घरों में सामान्यतः सभी घरों में पाया जाता है। ये उपयोगी दैनिक उपभोग की वस्तुएं हैं। इनका उत्पादन करने से संबंधित जो व्यवसाय हैं उनमें जोखिम कम पाया जाता है। जो लग्जीरियस आइटम्स प्रोड्यूस कर रहे हैं जो व्यवसाय, कॉस्मेटिक्स हो गए या कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गए, जैसे कारें हो गई, तो इन सब तरह के व्यवसायों में जोखिम ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि अगर मांग में परिवर्तन हो गई, मूल्य बढ़ गया और मांग में परिवर्तन हो गया, मांग घट गई, तो फिर आपका उत्पाद जो है वो बड़ी कीमतों पर था तो बिकेगा नहीं, तो लॉस ज़्यादा होगा, है ना। तो कहीं ना कहीं व्यवसाय की प्रकृति जोखिम उस पर निर्भर करता है।
चलिए अब हम लोग थोड़ा सा ये देखते हैं व्यावसायिक जोखिम के कारण, जो हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि ये जोखिम जो है वो किन कारणों से होता है। हमने अभी पहले विशेषता में पढ़ लिया था कि जोखिम के 3 कारण होते हैं। एक तो होता है आपका प्राकृतिक कारण, दूसरा होता है आपका मानवीय कारण, और तीसरा हम कह सकते हैं आर्थिक या व्यावसायिक कारण। तो उसी को समझते हैं कि जोखिम की उत्पत्ति जो व्यवसाय में होती ही होती है वो किन कारणों से होती है। तो यहाँ पर बेटा आपको कुछ पिक्चर्स दिख रही होंगी। यहाँ पर देखिए एक कार है जो कि पानी में बिल्कुल डूब गई है। ऐसी स्थिति तभी आएगी जबकि कहीं बाढ़ आया हो। बाढ़ की वजह से ऐसा हो सकता है। बाढ़ कहीं ना कहीं बहुत नुकसान देता है। प्राकृतिक जो फसलें होती हैं वो बर्बाद हो जाती हैं। प्राथमिक उद्योग जो होते हैं उनका बहुत सामना करना पड़ता है। कृषि क्षेत्र को बहुत नुकसान होता है। व्यवसाय विक्रय विक्रय भी प्रभावित होता है बाढ़ के होने से। तो कहीं ना कहीं बाढ़ हो गया या यहाँ पे प्राकृतिक आपदा ही दिखाई गई है या सूखा पड़ गया, कहीं तो बहुत ज्यादा वर्षा हो रही है और कहीं बिल्कुल भी वर्षा नहीं हो रही है। फसलों को कितना ज्यादा नुकसान होगा इससे। यहाँ पर देखो भूकंप आ गई है भाई, यहाँ पर सारा का सारा जो कार्यालय है, ज्यादा ऑफिस है, घर है, वो पूरे बर्बाद हो गए हैं। ये प्राकृतिक आपदाएं हैं, यानी ये कहीं ना कहीं प्राकृतिक कारण हैं। ये तीनों के तीनों फोटो देख के आप ये समझ सकते हैं कि प्राकृतिक कारण जो है वो व्यवसाय के नियंत्रण के बाहर होते हैं। ये घटित हो गए तो इन्हें रोका नहीं जा सकता है, इन्हें कम नहीं किया जा सकता है, बल्कि सिर्फ इन कारणों से होने वाली क्षतियों के अनुसार पूर्वानुमान लगा करके एक संचय कोष बनाया जा सकता है, ताकि ये घटनाएं अगर घटित हो तो इसको कैसे कंपनसेट किया जा सके, क्षतिपूर्ति की जा सके। तो हम लोग अब पहला जो कारण पढ़ेंगे कि जोखिम होने का जो पहला कारण है वो है प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारण मतलब प्रकृति ने कुछ ना कुछ ऐसा आतंक फैला दिया है जिससे कि मनुष्य जो है या जो व्यवसाय जो है वो कहीं ना कहीं हानि झेल रहे हैं। इसके अंतर्गत वे कारण आते हैं जो मनुष्य की शक्ति से बाहर होते हैं। वह इस पर नियंत्रण नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रकृति की मार पड़ती है ना, तो इसको कोई भी इससे बच नहीं पाता है। इनका सिर्फ और सिर्फ प्रबंधन किया जा सकता है। जैसे मौसम में कोई परिवर्तन आ गया, आंधी आ गई, तूफान आ गया, बाढ़ आ गया, सूखा आगे हो गया, हिमपात हो गया, आगजनी हो गई, ये सब क्या है? ये सब मौसम से होने वाले परिवर्तन है, प्राकृतिक कारणों। भूगर्भ यानी भूमि के अंदर से भूकंप आ जा रहा है भाई। अन्य प्राकृतिक कारणों में बिजली का गिरना हो सकता है, वायुमंडल में कोई दूषित गैस फैल सकती है, या कोई महामारी आ सकती है। वो सारे चीजें भी आपके अन्य कारणों में आ जाएगा। ये प्रकृति से संबंधित कारण होते हैं जिनका नियंत्रण व्यवसायी नहीं कर सकते हैं, सिर्फ प्रबंधन कर सकते हैं। अब भाई कुछ ऐसे भी कारण होते हैं जो कि नियंत्रण किया जा सकता है, व्यवसाय इस पर कुछ ना कुछ रोक कर सकती है। ये होते हैं मानवीय कारण। यहाँ पर देखो एक मानव दानव बने हुए हैं। ये क्या कर रहे हैं भाई? ये गबन कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं घूस ले रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, व्यवसाय में कर्मचारी हैं, और लेकिन ये कहीं ना कहीं गलत काम कर रहे हैं। किसी न किसी का भला हो जा रहा है लेकिन व्यवसाय का तो बुरा हो रहा है। यहाँ पर मानवीय कारण इसे कह सकते हैं। यानी मानव यानी जो कर्मचारी हैं, जो श्रमिक हैं, अगर वो लापरवाही करते हैं, अगर वो कोई ना कोई ऐसे कार्य करते हैं जो कि बेईमानी होता है, या हड़ताल पे चले जाते हैं, या चोरी में करते हैं, तो इसे मानवीय कारण कह सकते हैं। जैसे इनमें से सभी कारणों की गणना की जाती है जो मनुष्य की बेईमानी, दुर्भावना, असावधानी, उतावलेपन और नासमझी के कारण होते हैं। इन्हें रोका जा सकता है, कुछ हद तक इन पर काम किया जा सकता है। ठीक है। इसके बाद भाई आर्थिक कारण या व्यावसायिक कारण आते हैं। ये क्या है? आर्थिक कारण बाजार की स्थिति में परिवर्तन के कारण होने वाली हानि की संभावनाओं से संबंधित होते हैं। व्यवसाय की आय पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। जैसे मांग में कोई परिवर्तन आ जाए या व्यवसायों की क्रिया, जैसे कि प्रतियोगिता का स्तर बढ़ जाना, ठीक है, मांग में परिवर्तन हो जाना, मांग का घट जाना या बढ़ जाना, दोनों ही। फिर कह सकते हैं कि कर की दर में वृद्धि हो जाना या कमी हो जाना। तो ये सारे आर्थिक कारण हैं। फिर कुछ आता है भौतिक कारण। भौतिक का मतलब हो गया फिजिकल, फिजिकल का मतलब हो गया मशीन उपकरण से संबंधित। अगर मान लीजिए कोई उत्पादन क्रिया करने वाला उद्योग है और उसमें कोई मशीन जो है वो खराब हो गई, मशीन के खराब होने से क्या होगा? कार्य जो है बाधित हो जाएगा, उत्पादन जो है वो रुक जाएगा।
तो इस तरह से तकनीकी कारण हो जाना या यांत्रिक कारण हो जाना, चलती कोई मशीन है और खराब हो गई, रुक गई, तकनीकी में परिवर्तन के कारण नई मशीन का पुरानी मशीन को चलन से बाहर कर दिया, फिर नई मशीन खरीदनी पड़ेगी जिससे जोखिम बढ़ जाएगा। अब जो आपका टॉपिक है वो है व्यवसाय में लाभ की भूमिका। भाई लाभ तो व्यवसाय का एक अनिवार्य अंग है, अनिवार्य उद्देश्य है। लाभ कमाने के लिए हर प्रकार के व्यवसाय किए जा रहे हैं। तो लाभ क्या इतना महत्व व्यवसाय में क्यों है, इसको हम लोग जानते हैं, इसकी भूमिका को समझ करके, पढ़ करके। देखो बेटा, व्यवसाय अगर लंबे समय तक चलाना है, तो व्यवसाय को अगर जीवित रखना है, सरवाइव करना है, तो उसके लिए लाभ कमाना बेहद जरूरी होगा। अति शीघ्र विकास के लिए भाई कहीं ना कहीं अगर लाभ के माध्यम से ही प्रतिधारित आय यानी लाभ का संचय करके इसको कोष बना के रख देते हैं और इसी लाभ का यूज करके यानी प्रतिधारित आय का प्रयोग करके नए ब्रांच खोल सकते हैं, नए उत्पाद बना सकते हैं, नई किस्म या नए मशीन परचेज कर सकते हैं। तो अति शीघ्र विकास करना है तो भी लाभ का संचय करना पड़ेगा। कुशलता में वृद्धि करनी है, लोगों से अच्छा कार्य कराना है तो उनको बोनस दो। बोनस कब दोगे? जब लाभ कमाओगे पर्याप्त, तभी ना बोनस दे पाओगे। प्रतिष्ठा व पहचान बनाने के लिए भाई समाज में वही उद्योग, वही व्यवसाय अधिक ज्यादा गुडविल या इमेज बिल्ड कर रहा है जो ज्यादा लाभ कमा रहा है। नव प्रवर्तन के लिए कोई नया अनुसंधान करना है, कोई नई तकनीक बनानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? अनुसंधान और रिसर्च कराने के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी। नव प्रवर्तन करने के लिए लाभ का होना बेहद जरूरी है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि लाभ की उपयोगिता व्यवसाय में क्यों है, क्योंकि व्यवसाय को ये सारे कार्य अगर करने हैं ना, विकास करना है, वृद्धि करना है, लंबे समय तक सरवाइव करके रहना है, जीवित रहना है, अपने प्रतियोगियों से आगे निकलना है, अपने कर्मचारियों को ज्यादा हित देना है और प्रतिष्ठा और पहचान कमानी है, नव प्रवर्तन भी करते रहना है, तो लाभ जरूर कमाना होगा। तो आज बहुत सारी चीजें आपने देखी, समझी कि एक प्रकार से ये चैप्टर जो था, अध्याय 1 जो था, जो आपने व्यवसाय, व्यापार और वाणिज्य पढ़ा, उसमें आपने ये सारे बिंदुओं को कवर किया। क्या क्या बिंदु हमने कवर किए भाई, जल्दी से एक बार देख लेते हैं। हमने देखा कि व्यवसाय क्या होता है, हमने व्यवसाय के अर्थ को जाना। अर्थ में हमने क्या जाना कि ये एक आर्थिक क्रिया है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय किया जाता है और उत्पादन किया जाता है। क्रय विक्रय होता है यहाँ पर और उत्पादन होता है। ठीक है, क्रय विक्रय उत्पादन वितरण विनिमय निरंतर आधार पर किया जाता है भाई। एक बार अगर आपने क्रय विक्रय किया या उद्योग उत्पादन किया तो उसे हम व्यवसाय नहीं कहेंगे। निरंतर आधार होना बेहद जरूरी है। इसके बाद हमने ये देखा कि ये लाभ उद्देश्य के लिए किया जाता है भाई। लाभ कमाना इनका एकमात्र उद्देश्य होता है। इस उद्देश्य की पूर्ति अगर होगी तभी अदर उद्देश्य पूरे होंगे। और जोखिम इसमें अनिवार्य होता है। जोखिम जो है इसमें पाया ही पाया जाता है, अनिवार्य अंग है जिसे हम कह सकते हैं। ये सारी चीजें तो हमने व्यवसाय से संबंधित बातों को जाना। ठीक है, व्यवसाय क्या होता है? एक आर्थिक क्रिया होती है। तो आर्थिक क्रियाओं की अगर हम बात करें तो आर्थिक क्रियाएं जो होती हैं वो 3 तरह की होती है, ये भी हमने जाना। कौन कौन सी भाई आर्थिक क्रिया होती है? आर्थिक क्रियाओं के 3 प्रकारों में हमने जाना कि एक तो व्यवसाय होता ही होता है जिसे हमने अभी पढ़ा, दूसरा होता है पेशा और तीसरा होता है रोजगार। ठीक है, रोजगार और पेशा और व्यवसाय के बीच में अंतर भी हमने पढ़ लिया था। तीनों के बीच में अंतर पढ़ा हमने। फिर हमने देखा कि व्यावसायिक क्रियाओं के वर्गीकरण में हमने क्या क्या पढ़ा भाई। उद्योग के बारे में पढ़ा, उद्योग पढ़ा, उद्योग के प्रकार पढ़ा। उद्योग 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका प्राथमिक उद्योग जो कि प्रकृति के पदार्थों का यूज करता है। दूसरा होता है गौण उद्योग जो जहां पर कुछ न कुछ निर्माण कार्य किया जाता है कच्चे पदार्थों का प्रयोग करके। तीसरा होता है सेवा क्षेत्र के उद्योग, सेवा उद्योग, जहां पर व्यापार की सहायक क्रियाओं का उत्पादन किया जाता है। प्राथमिक उद्योग को हम लोग फर्दर क्लासिफाई करते हैं जननिक में,
जनन प्रक्रिया कराने वाले उद्योगों में। और इसके बाद हमने ये भी देखा कि ये प्राथमिक उद्योग जो होते हैं वो दूसरे प्रकार के निष्कर्षण उद्योग होते हैं। ठीक है। गौण उद्योगों में हमने देखा कि एक निर्माणी उद्योग होता है और एक होता है आपका रचनात्मक उद्योग। ठीक है। सेवा उद्योगों में हमने ये देखा कि बैंकिंग, बीमा, भंडारण, विज्ञापन, ये सब क्या है? सेवा उद्योग हैं। ये सारी चीजें हमने कवर की हैं। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि जोखिम क्या है भाई। हमने जोखिम के बारे में भी पढ़ा, जोखिम की प्रकृति के बारे में देखा, जोखिम की विशेषताएं देखी। जोखिम क्या होता है? ये अनिश्चितताओं का परिणाम है, भविष्य के अनिश्चित या हानि की संभावना, हानि की संभावना ही जोखिम है। ठीक है। और जो लाभ होता है वो क्या है भाई? लाभ जो है वो प्रतिफल है, किसका? जोखिम वहन करने का। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, कुछ मुख्य बिंदु थे, इसको हम लोगों ने कवर किया। तो ये सारी चीजें हमने आज पूरे इस अध्याय में बेटा पढ़ी हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी और घर जा कर के या घर में ही आप इसको अच्छे से एक बार खुद पुनः पढ़ेंगे और रिवीजन करेंगे और नोट्स बनाएंगे। और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में जरूर लिखिए, बताइए। पढ़ते रहिए।